हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये है 8 अक्टूबर करंट अफेयर्स गाइज। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, आप इनको डेली बेसिस पर करते रहिएगा। कोई भी आपका इसमें डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सजेशन है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। गाइज बताना चाहूँगा कि FRO मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है पटवारी लेखपाल के लिए एग्ज़ाम, क्योंकि 8 जनवरी को इसकी डेट प्रस्तावित है, तो इसकी टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है। आप इसके लिए कंटेंट भी ले सकते हैं। और RO सचिवालय फुल प्रिपरेशन ग्रुप ज्वाइन करना सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने RO सचिवालय का फुल प्रिपरेशन बैच ज्वाइन कर लिया, तो उत्तराखंड में आगामी जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं, उसके लिए आपको कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा। सिर्फ आप इसमें से पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे पटवारी लेखपाल का एग्ज़ाम हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड का भी भर्ती निकली है, चाहे उसका एग्ज़ाम हो, और चाहे UKPSC का कोई भी एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम की तैयारी आपको हो जाएगी अगर आपने ये बैच ज्वाइन कर लिया। फिर आप इन करंट अफेयर्स की PDFs को डेली बेसिस पे ले सकते हैं और डेली MCQ प्रैक्टिस भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी को ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ आ रही है कॉमनवेल्थ के ऊपर, कि ये कॉमनवेल्थ क्या है और उसके रियलम्स क्या होते हैं, इसको समझते हैं। तो कॉमनवेल्थ क्या है? कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस 56 देशों का एक समूह है, जो जिनमें से अधिकतर क्या हुआ करती थी, पहले ब्रिटिश कॉलोनीज हुआ करती थी, यानी कि उन पे किसी न किसी टाइम पे इंग्लैंड ने राज किया हुआ होता था। While members of the Commonwealth are predominantly located in Africa, America, Asia and the Pacific, with many of them emerging economies। 3 यूरोपियन मेंबर्स भी हैं इसके। कौन कौन है? साइप्रस है, माल्टा है और यूनाइटेड किंगडम तो अपने आप में है ही। तो कॉमनवेल्थ के जो देश हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको? सभी, जब लगभग सभी कॉन्टिनेंट्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये कहा जाता था कि ब्रिटेन का कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता, यानी उसने पूरी दुनिया में अपना राज किया हुआ था। तो अगर कहीं पे सूर्य अस्त होता था, तो कहीं पे सूर्य राइज भी होता था। डेवलप्ड नेशंस जो हैं कॉमनवेल्थ के, वो कौन कौन से हैं? वो हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड। कॉमनवेल्थ कंसिस्ट्स ऑफ बोथ रिपब्लिक्स एंड रियलम्स। तो रिपब्लिक भी हैं और रियलम भी हैं, यानी कि गणतंत्र एरिया भी हैं और क्षेत्र भी हैं। द ब्रिटिश मोनार्क इज़ द हेड ऑफ द स्टेट फॉर द रियलम। तो जो रियलम्स हैं, उनके जो प्रमुख हैं वो कौन है? वो ब्रिटिश सम्राट का, जो ब्रिटिश सम्राट है उस राज्य का क्या होता है? प्रमुख है। वेयर एज द रिपब्लिक्स आर रूल्ड बाय इलेक्टेड गवर्नमेंट्स एक्सेप्ट इन द केस ऑफ 5 कंट्रीज। अब रिपब्लिक क्या होता है? जैसे भारत अपने आप में एक रिपब्लिक है, गणराज्य है, तो भारत में जो टॉप पोस्ट है, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, वो भारत का ही मेंबर बनेगा और भारत का एक आम आदमी कोई भी प्रेसिडेंट की पोस्ट पे आ सकता है। 5 देश ऐसे हैं जहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, रिपब्लिक्स तो हैं लेकिन वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के अलावा चलती हैं, जैसे कि ब्रूनी दारुसलाम, ये अपना में किंगडम है। ई स्वातिनी, ये भी अपना में किंगडम है। लिसोथो, देखिए ब्रूनी दारुसलाम ये एशिया का कंट्री है। फिर ई स्वातिनी और लिसोथो ये दोनों आपको अफ्रीका में मिलेंगे। मलेशिया वापस एशिया में मिलेगा और टोंगा आपको पैसिफिक में मिलेगा। ये अपने आप में सेल्फ गवर्न मोनार्की हैं, यानी कि यहाँ पे राजशाही तंत्र चल रहा है, स्वशासित राजशाही है। द रियलम्स आर कंप्राइज ऑफ। अब रियलम्स में कौन कौन से हैं? जहाँ पर रियलम का मतलब वो है जहाँ पर ब्रिटिश क्वीन जो है वो हेड है उनकी। अगर ब्रिटिश क्वीन जहाँ पर हेड होगी, तो उस जगह को हम क्या कह रहे हैं? जैसे कि वो कौन कौन सी जगह हैं, वो रियलम्स हैं। ऐसे ऐसे क्षेत्र कौन से हैं? जैसे कि एंटीगुआ एंड बारबुडा, ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बेलीज, कनाडा, ग्रेनेडा, जमाइका, न्यूजीलैंड, पपुआ न्यू गिनी, सेंट किटेस एंड नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट, ग्रेनाइंस, सोलोमन आइलैंड्स, तुवालू। ये अब जितने भी ये देश हैं, ये सभी देश ऐसे हैं जो ब्रिटिश रियलम्स हैं, यानी कि इनके सभी की जो हेड हैं वो ब्रिटिश क्वीन थी या अब ब्रिटिश किंग हो गए हैं। नेक्स्ट आता है 46,000 स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज्ड इन लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों में
46,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को रिकॉग्नाइज़ किया गया है। तो 2019 से लेकर 2021 के बीच में देखें तो 46,173 एंटिटीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया गया है स्टार्टअप्स के रूप में। अंडर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव एंटिटीज़ आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो यानी कि जो DPIIT जो एक संस्था है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर, तो वो इसको क्या करती है, रिकॉग्नाइज़ करती है स्टार्टअप्स को। नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कुछ कम्युनिटीज़ को ST लिस्ट में डाला है। यानी कि वो पहले SC लिस्ट में हुआ करती थी या उनकी स्पेलिंग्स में कुछ मिस्टेक्स थी, तो उनको करेक्ट करते हुए उनको ST लिस्ट में डाला है, शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट में, अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में डाला है। अब बात ये उठती है कि किस तरह से किसी ट्राइब को, यानी कि किसी पर्सन को, किसी कम्युनिटी को कैसे हम ST की लिस्ट में डाल सकते हैं और कौन डाल सकता है और कैसे हम ST की लिस्ट में से उसको हटा सकते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर बात उठती है। तो बात ये आती है कि किस तरह से कोई समुदाय, कोई कम्युनिटी SC की लिस्ट में या ST की लिस्ट में जोड़ी जाती है या हटाई जाती है, यानी कि किसी समुदाय को कैसे जोड़ा या हटाया जाता है। अगर हम ये देखें तो प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है। मान लेते हैं अगर मुझे किसी कम्युनिटी को जोड़ना है तो प्रोसेस शुरू होता है जिस राज्य में वो निवास करती है वहाँ से। द प्रोसेस बिगिंस एट द लेवल ऑफ अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी, किसी राज्य के स्तर से या यूनियन टेरिटरी के स्तर से वो शुरू होती है। विद द कंसर्न गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन सीकिंग द एडिशन और एक्सक्लूजन ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी फ्रॉम द SC ST लिस्ट। यानी कि वहाँ पे जो सरकार है, प्रशासन है, मान लेते हैं अगर अगर मान लेते हैं राज्य सरकार की बात करें, अगर राज्य है तो राज्य में सरकार होगी, और अगर यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ पे प्रशासन होगा। तो मान लेते सरकार है या प्रशासन है, तो वो सबसे पहले स्टेप शुरू करेगी किसी कम्युनिटी को जोड़ना है ST की लिस्ट में से या किसी कम्युनिटी को ST की लिस्ट में से हटाना है। फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट के पास होता है। किसी भी कम्युनिटी को ST लिस्ट में डालना है, SC लिस्ट में डालना है, ये फाइनल नतीजा या फाइनल डिसीजन अगर हम कहें तो कौन दे पाएगा, ये प्रेसिडेंट ही दे पाएंगे और कोई नहीं देता। द फाइनल डिसीजन rests with the president's office issuing a notification specifying the changes under powers vested in it from article 341 and 342। यानी कि अंतिम निर्णय जो होता है वो राष्ट्रपति के कार्यालय का ही होता है, जिसमें अनुच्छेद 341 और 342 के तहत उनको क्या मिली हुई हैं, शक्तियाँ मिली हुई हैं, उनको पावर्स मिली हुई हैं कि इसके तहत वो किसी कम्युनिटी को SC ST लिस्ट में डाल सकते हैं और उनको निकाल भी सकते हैं। द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एनी कम्युनिटी इन द ST और SC लिस्ट कम इन टू इफेक्ट ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट असेंट्स टू अ बिल। अभी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी जनजाति को या जाति को अगर उसको हमें इंक्लूड करना है या उसको बहिष्कृत करना है, उसको बाहर निकालना है, वो तभी होगा जब बिल एक आएगा, जब जो लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, वहाँ से बिल आएगा पास होकर, उस बिल को राष्ट्रपति साइन कर देंगे। दैट अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950। और उसकी वजह से संविधान का जो शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950 है वो अमेंड किया जाएगा, संशोधन किया जाएगा उसमें, और ST ऑर्डर जो है 1950 का, उसको भी अमेंड किया जाएगा। आफ्टर इट इज़ पास बाय बोथ दी लोकसभा एंड दी राज्यसभा। पहले उसको लोकसभा राज्यसभा से पास होना होगा, फिर प्रेसिडेंट उसको एसेंट देंगे, प्रेसिडेंट उसमें हामी देंगे, उसके बाद फिर SC लिस्ट में जो ऑर्डर है, ST ऑर्डर 1950 और SC ऑर्डर 1950, उसमें अमेंडमेंट होगा, तब जाकर फिर ये अमल में आ पाएगा। अ स्टेट गवर्नमेंट में चूज टू रिकमेंड सर्टेन कम्युनिटीज़ फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ SC ST बेस्ड ऑन इट्स डिस्क्रिशन। राज्य सरकार अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से, यानी कि अपनी समझ के हिसाब से, वो किसी भी समुदाय को अनुसूचित जाति या जनजाति में जो लिस्ट होती हैं उसमें इंक्लूड करने के लिए और एक्सक्लूड करने के लिए, बाहर निकालने के लिए रिकमेंडेशन, अपनी सुझाव भेज सकता है। Proposal to include or remove any community from the scheduled list is sent to the Union Ministry of Tribal Affairs from the concerned state government। तो यानी कि जो राज्य सरकार होगी वो ट्राइबल अफेयर्स का जो मिनिस्ट्री है, यानी कि जो मिनिस्ट्री है, मंत्रालय है, उसको भेजेगा। फिर मिनिस्ट्री क्या करेगी, मिनिस्ट्री उस पर पूरी डिस्कशन करेगी, डेलिब्रेशन करेगी, उसमें एग्जामिन करेगी प्रपोजल को कि जो आपने भेजा है क्या वो तर्कसंगत है या नहीं है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास जाएगा वो। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर बैठता है। तो अब देखिए, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भी यहाँ पे इंक्लूड है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी, गृह मंत्रालय भी इसके अंदर इंक्लूड है। उसके बाद जब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एक बार इसको अप्रूवल दे देता है, फिर इस प्रपोजल को NC SC या NC ST के पास भेजा जाता है, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के पास जाएगा या NC ST के पास जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि NC SC और NC ST किस आर्टिकल के तहत है। 331 है, 332 है, 333 है, कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बनी हुई हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे।
फॉलोइंग विच द प्रपोजल इज सेंड बैक टू द यूनियन गवर्नमेंट, उसके बाद फिर यूनियन गवर्नमेंट के पास प्रपोजल वापस जाएगा, फिर मिनिस्ट्रीज़ में आपस में इंटर मिनिस्ट्रियल डेलिब्रेशंस होंगी, यानी कि वो आपस में डिस्कस करेंगे, और फाइनली फिर वो कैबिनेट के पास जाएगा फाइनल अप्रूवल के लिए, यानी कि बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसेस है। क्राइटेरिया क्या है प्रोसेस के शुरू होने का, तो टू स्टैब्लिश वेदर कम्युनिटीज अ शेड्यूल्ड ट्राइब, गवर्नमेंट लुक्स एट सेवरल क्राइटेरिया। अब देखिए सरकार जो है काफ़ी सारे क्राइटेरिया को देखती है अगर किसी कम्युनिटी को उसको शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी डिक्लेयर करना है। जैसे कि पहले उसका देखेगा एथनोलॉजिकल ट्रेट्स क्या हैं, यानी कि उसके जनजातीय लक्षण क्या हैं, ट्रेडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी पारंपरिक अगर हम उसकी विशेषताएं देखें, फिर डिस्टिंक्टिव कल्चर है या नहीं है, यानी कि विशिष्ट कोई संस्कृति है या नहीं है उसकी, जोग्राफिकल आइसोलेशन की भौगोलिक अलगाव है, यानी उनको वो अलग अलग थलग रहते हैं, थोड़ा जंगलों में रहते हैं, बैकवर्डनेस से पिछड़ापन है उनके अंदर। तो इन सब चीज़ों को देखकर ही किसी कम्युनिटी को एसटी लिस्ट में डाला जाता है। तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की अगर बात करें तो कितनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं ऑफिशियली अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया एज रिवील्ड इन सेंसस 2011 देर आर सेट टू बी 705 एथनिक ग्रुप्स हैं लिस्टेड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स अंडर आर्टिकल 342। तो 705 हमारे पास एसटी के लिस्ट्स हैं, यानी कि एसटी लोग हैं जो सेंसस 2011 के हिसाब से हैं, विच आर लिस्टेड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स अंडर आर्टिकल 342। तो आर्टिकल 342 के तहत 705 अभी तक हमारे पास एसटी के लोग हैं। ओवर 10 करोड़ इंडियंस आर नोटिफाइड एज एसटी। अब देखिए 10 करोड़ से अधिक लोगों को एसटी के लिस्ट में शामिल किया जा चुका है, ऑफ विच 1.04 करोड़ लिव इन अर्बन एरियाज। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, अब आप ये समझ सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जो एसटी के लोग हैं वो 1 करोड़ से ऊपर हैं। यानी ऐसा नहीं है कि अगर एसटी का नाम आपके सामने आता है तो आप सिर्फ ये सोचें कि जो एसटी लोग हैं यानी कि जो अनुसूचित जनजाति से लोग बिलोंग करते हैं वो सिर्फ गाँव में रहते हैं या जंगलों में रहते हैं, ऐसा नहीं है। शहरी क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा एसटी लोग रहते हैं। द एसटी कॉन्स्टिट्यूट 8.6% ऑफ द पॉपुलेशन एंड 11.3% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन। तो भारत की जो 8.6% जो जनसंख्या है वो एसटी है और 11.3% जो जनसंख्या है वो रूरल पॉपुलेशन है। नेक्स्ट GS3 से न्यूज़ आती है मैचिंग इकोलॉजी विद एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स। तो इकोलॉजी को यानी कि जो हमारा पर्यावरण है, पारिस्थितिकी तंत्र है, उसको कृषि अर्थशास्त्र से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात आती है पहले की नीशे की। इकोलॉजिकल नीशे अपने आप में क्या होता है? देखिए नीशे कॉन्सेप्ट है इकोलॉजी में, इन्वायरमेंट इकोलॉजी में, जिसका मतलब ये होता है कि हर जानवर का, हर एनिमल का अपने आप में एक नीशे होता है। नीशे का मतलब ये है कि उसका उस पर्यावरण के इकोसिस्टम में, यानी उस इकोसिस्टम में उसका क्या रोल है, वो उसका जो नीशे है वो बताता है। एन इकोलॉजिकल नीशे इज द राइट सेट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस अंडर विच एन एनिमल और प्लांट स्पीशी विल थ्राइव, यानी कि जो सही कंडीशंस होंगी इन्वायरमेंट की जिसके तहत वो पले बढ़ेगा वहाँ पे। अ रेंज ऑफ इकोलॉजिकल नीशे कैन अकर विद इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम के तहत कई सारे इकोलॉजिकल नीशे हो सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता जो है इज़ द रिजल्ट ऑफ दीज नीशे। तो बायोडाइवर्सिटी अगर हम कहते हैं, जो शब्द कहते हैं जैव विविधता, तो वो कहाँ से आई? वो इसी प्रकार से आई क्योंकि एक जगह पर बहुत सारे नीशे हो गए। नीशे का मतलब है कि कोई जीव जंतु किस तरह से पले बढ़ेगा, यानी कि उसका काम क्या है वहाँ पर, वो सब चीज़ें नीशे बताती है। तो अब आप एक जंगल में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कई तरह के जानवर देखने के लिए मिलेंगे, छोटे कीड़े मकोड़ों से लेके बड़े बड़े जानवरों तक देखने के लिए मिलेंगे। सबका अपना अपना रोल है। बीइंग ऑक्यूपाइड बाय स्पीशीज दैट आर यूनिकली सूटेड टू देम। नॉन लिविंग या एबायोटिक फैक्टर्स, जैसे कि जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जैसे कि सनलाइट है, सॉइल है, पानी है, ये भी अफेक्ट करते हैं किसको? इकोलॉजिकल नीशे को। दीज इंक्लूड टेम्परेचर। देखिए वहाँ पे क्या क्या चीज़ आती हैं? टेम्परेचर, तापमान आता है, लाइट कितनी अवेलेबल है, मिट्टी, मॉइस्चर और ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें। इकोलॉजिकल नीशे मॉडलिंग ये एक प्रेडिक्टिव टूल है। इकोलॉजिकल नीशे मॉडलिंग एक प्रेडिक्टिव टूल है फॉर आइडेंटिफाइंग न्यू पॉसिबिलिटीज़ की क्या क्या नई नई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कोई भी एग्जिस्टिंग हैबिटेट है। हैबिटेट का मतलब होता है किसी भी जानवर के लिए, किसी भी एनिमल के लिए उसके रहने वाला जो घर होता है उसको हैबिटेट बोला जाता है। या न्यू जोग्राफिकल लोकेशन अगर कोई जानवर ढूंढता है तो वेयर अ डिज़ायरेबल प्लांट मे ग्रो वेल। अब यहाँ पे प्लांट की बात की जा रही है कि कोई प्लांट वहाँ पे ग्रो कर पाए। द मॉडलिंग इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ कंप्यूटर एल्गोरिथम्स टू कंपेयर डेटा about the environment and to make forecasts about what would be ideal for a given ecological niche। अब इस मॉडलिंग के अंदर क्या होगा? आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे, कंप्यूटर एल्गोस का इस्तेमाल करेंगे। इनका उपयोग करने के बाद आप ये पता लगाएंगे, यानी कि पहले ही प्रेडिक्ट करेंगे, पूर्वानुमान लगाएंगे कि वहाँ पर क्या उस पारिस्थिति के लिए क्या होगा, आदर्श चीज़ होगी। जो इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी है वो आपको कहाँ मिलेगा? हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में मिलेगा। नेक्स्ट आता है सैफ्रॉन कल्टीवेशन। केसर की खेती की अगर बात करें तो क्रोकस सटाइवस ये नाम है सैफ्रॉन प्लांट का।
ये अंडरग्राउंड स्टेम्स के थ्रू होता है, कॉल्ड कॉम्स। इट इज़ थॉट टू बी अ नेटिव ऑफ ग्रीस। ये माना जाता है कि जो सैफरॉन की खेती जो भारत में आजकल बहुत ज़्यादा स्केल पे होती है, ये जो सैफरॉन है ये कहाँ की फसल है, ये ग्रीस की फसल है। एंड ग्रोज बेस्ट अंडर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कंडीशन। सबसे अच्छा कहाँ पे उग पाता है ये, जो मेडिटेरेनियन का, भूमध्य सागर का जो क्लाइमेट है वहाँ पर ये उग पाता है। टुडे ईरान ग्रोज नियरली 90% ऑफ द दुनिया की सैफरॉन, यानी वर्ल्ड सैफरॉन का दुनिया में जितना भी सैफरॉन बनता है, केसर की खेती होती है, ईरान उसका 90% बनाता है, बहुत बड़ी मात्रा में बनाता है। द फ्लावर ऑफ द प्लांट हैज़ 3 ब्राइट क्रिम्सन स्टिग्मेटा। तो जो फूल होता है इस पौधे का, उसमें 3 क्रिम्सन स्टिग्मेटा होते हैं, जिनको हाथों से तोड़ा जाता है, फिर उनको सुखाया जाता है और वो ही सैफरॉन बनता है और उसको ही बेचा जाता है। बिसाइड्स एडिंग फ्लेवर टू फूड, सैफरॉन हैज़ मैनी अदर यूजेस। देखिए सैफरॉन जो एक बहुत ही एक नेचुरल हर्ब है और वो एक ऐसी चीज़ है जिससे कि कई सारी बीमारियां भी सही होती हैं। तो ये खाने को फ्लेवर तो देता ही है, साथ साथ अगर हम भारतीय मेडिकल की एंशंट किताबें देखें, प्राचीन भारत की किताबें देखें, तो उसमें सैफरॉन का बहुत ज़्यादा जिक्र मिलता है। तो एंशंट इंडियन मेडिकल टेक्स्ट प्रेस्क्राइब्ड इट फॉर डिसऑर्डर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, कि नर्वस सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं उनको सही करने के लिए भी सैफरॉन का बहुत बड़े स्केल पे इस्तेमाल होता है। मोर रिसेंट क्लिनिकल ट्रायल्स हैव शोन दैट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 30 मिलीग्राम सैफरॉन एवरी डे हैज़ अ सिग्निफिकेंट एंटी डिप्रेशन इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप प्रतिदिन 30 मिलीग्राम केसर ले लेंगे तो उससे आपका जो अवसाद रोधी प्रभाव पड़ता है आपके ऊपर, बहुत ही महत्वपूर्ण अवसाद रोधी, यानी कि अगर आप डिप्रेस हो रहे हैं तो आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। सम ऑफ इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैव बीन शोन टू पॉजेज एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। तो उसके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी है। इंडिया जो है वो दुनिया का 5% सैफरॉन प्रोड्यूस करता है, ईरान दुनिया का 90% करता है, भारत 5% करता है। सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्राइज्ड सैफरॉन हैज़ बीन ग्रोन इन ओल्ड लेक बेड्स ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर के जो ओल्ड लेक बेड्स हैं कुछ वहाँ पर सैफरॉन होता है। टेम्परेचर क्लाइमेट या टेम्परेट क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज इज़ वेल सूटेड विद अ वेल ड्रेन्ड सॉयल ऑफ हाई pH वैल्यू। तो जो टेम्परेट क्लाइमेट है जम्मू कश्मीर का वो बहुत ज़्यादा सूटेड है इसके लिए, विद अ वेल ड्रेन्ड सॉयल ऑफ हाई pH वैल्यू, कि वहाँ पे pH वैल्यू बहुत हाई रहती है, सूखी हुई मिट्टी है, यानी कि मिट्टी के अंदर ज़्यादा नमी नहीं है। 6.3 to 8.3 यहाँ पे pH रहता है। समर टेम्परेचर्स ऑफ अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस एंड गुड सॉयल न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं, खनिज हैं, जो पोषक तत्व हैं वो अच्छी मात्रा में है, तो इसलिए वहाँ पे जो केसर की खेती है वो बहुत अच्छे से हो पाती है। एरियाज ऑफ सैफरॉन कल्टीवेशन इन JNK, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वर कंपेयर्ड विद 449 लोकेशंस ऑफ सैफरॉन कल्टीवेशन। तो सैफरॉन कल्टीवेशन के जो एरियाज़ हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर में होता हो, हिमाचल प्रदेश में होता हो, चाहे उत्तराखंड में भी होता हो, उनको कंपेयर किया जा रहा है अलग अलग 449 लोकेशन से सैफरॉन कल्टीवेशन की इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज डॉक्यूमेंटेड बाय द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन फैसिलिटी। Environmental data came from the World Climb web portal, which provides data on 103 variables ranging from solar radiation to wind speeds। अब यानी कि बहुत सारी चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि किन किन चीज़ों का सैफरॉन की खेती में प्रभाव पड़ता है। ये मान लेते हैं सोलर रेडिएशन का प्रभाव पड़ रहा है, विंड का प्रभाव पड़ रहा है, हवा का प्रभाव पड़ रहा है, तो किन किन का प्रभाव पड़ता है सब देखा जाता है। टेरेन का डेटा वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। स्लोप क्या है, यानी कि जो आपकी जो ग्राउंड है वो कितने स्लोपी है, उसके बाद आस्पेक्ट क्या है, एलिवेशन क्या है, कितनी ऊंचाई पे है, ये सब चीज़ें देखी जा रही हैं। सेवरल राउंड्स ऑफ एनालिसिस यील्ड अ मैप ऑफ प्रोबेबल नीचे एरिया सुटेबल फॉर ग्रोइंग सैफरॉन इन इंडिया। स्टडी ने ये आइडेंटिफाई किया है कि 4200 स्क्वायर किलोमीटर जो नया एरिया है वो सही है सैफरॉन की कल्टीवेशन के लिए, जैसे कि जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा है, हिमाचल का है, सिक्किम का, इम्फाल, मणिपुर, ये उडागमंडलम। देखिए ये ऊटी का जो दूसरा नाम है वो उडागमंडलम है तमिलनाडु में। नेक्स्ट आता है कि हैज़ द एमिशंस डेडलाइन बीन एक्सटेंडेड, कि जो एमिशन की डेडलाइन थी, कि जो एमिशंस हैं यानी कि कोल वाले जो पावर प्लांट्स हैं वो कितना एमिशन कर सकते हैं, तो उसकी जो डेडलाइन थी उसको वापस से आगे बढ़ा दिया गया है। 5 सितंबर को MOEFCC ने एक्सटेंड कर दी है डेडलाइन फॉर इंस्टॉलिंग पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी इन द कंट्रीज थर्मल पावर प्लांट। तो भारत के जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उसमें पहले ये कहा गया था कि आपको पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए टेक्नोलॉजीज़ को इंस्टॉल करना है, लेकिन 2017 से ऐसा कहते आ रहे हैं, लेकिन बार बार उसकी डेडलाइन जो है आगे बढ़ा दी जाती है।
दिस वॉज द थर्ड टाइम, ये तीसरी बार हुआ है कि मिनिस्ट्री ने डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है। द कंट्रीज फर्स्ट एमिशन नॉर्म्स फॉर कंट्रोल, अब देखिए किस किस चीज़ का कंट्रोल करना है। एक तो सल्फर डाइऑक्साइड का करना है, SO2 का, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का करना है, मरकरी का करना है, और किस में करना है, कोल फायर्ड पावर प्लांट्स में, यानी कि जो कोयले से जलने वाले जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं उनकी बात की जा रही है। पहले दिसंबर 2015 में कहा गया था, उसको बाद फिर टाइमलाइन को बढ़ा के दिसंबर 2017 कर दिया गया, और अब और ज़्यादा इसको बढ़ा दिया गया है। मिनिस्ट्री सेटअप 3 डिफरेंट टाइमलाइंस, मिनिस्ट्री ने 3 अलग अलग तरह की टाइमलाइंस बनाई थी 3 अलग अलग कैटेगरी के थर्मल पावर प्लांट्स के लिए, कि किसको कब तक इंस्टॉल कर लेना है अपने थर्मल पावर प्लांट में पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाली टेक्नोलॉजीज़। द कैटेगराइजेशन ऑफ पावर प्लांट्स वाज डन इन अप्रैल 2021, तो जो पावर प्लांट्स का कैटेगराइजेशन है वो अप्रैल 2021 में किया गया था इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के एक अमेंडमेंट से। तो 4 पावर प्लांट्स विद इन अ 10 किलोमीटर रेडियस। अब देखिए पावर प्लांट्स को क्लासीफाई कैसे किया गया है, उसका बंटवारा कैसे किया गया है वो समझते हैं। पावर प्लांट्स जो 10 किलोमीटर के रेडियस में है दिल्ली NCR के और मिलियन प्लस सिटीज़ के, यानी कि वैसे सिटीज़ जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, उनके डेडलाइन को 2024 तक बढ़ा दिया गया है। पहले डेडलाइन दिसंबर 2022 हुआ करती थी। फिर वो प्लांट्स जो 10 किलोमीटर रेडियस में होंगे ऑफ क्रिटिकली पॉल्यूटेड सिटीज़, उनकी डेडलाइन को 2025 तक कर दिया गया है, पहले 2023 हुआ करती थी। और बाकी जितने भी दूसरे पावर प्लांट्स हैं उनकी डेडलाइन पहले 2024 थी, अब उसको बढ़ा के 2026 कर दिया गया है। नोटिफिकेशन ऑल्सो एक्सटेंड्स द टाइमलाइन अंटिल 2027 फॉर रिटायरिंग यूनिट्स, तो 2027 तक जो है टाइमलाइन को बढ़ा दिया गया है फॉर रिटायरिंग यूनिट्स, पावर प्लांट्स विच आर ओवर 25 ईयर्स ओल्ड और मोर, एंड 2026 फॉर नॉन रिटायरिंग यूनिट्स। और नोटिफिकेशन ने ये भी कहा है कि टाइमलाइन जो है वो 2027 तक है रिटायरिंग यूनिट्स के लिए, और या उनके लिए पावर प्लांट्स के लिए जो 25 साल से ज़्यादा के हो चुके हैं, और जो नॉन रिटायर वाले हैं वो 2026 तक है। अ थर्मल पावर प्लांट कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये आपको पता होना चाहिए कि थर्मल पावर प्लांट किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कि वो एक जो कोयला है, कोयले को जलाने से जो हीट एनर्जी होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल एंड पम्प्स आउट अ लॉट ऑफ गैसेज विच आर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द बर्निंग अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड। थर्मल पावर प्लांट से SO2 निकलता है, पार्टिकुलेट मैटर निकलते हैं, बहुत सारा प्रदूषण निकलता है हवा के अंदर। जो प्रोसेस है एलिमिनेटिंग सल्फर कंपाउंड्स फ्रॉम द एग्जॉस्ट एमिशन, तो तरीका क्या है, उसमें फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन लगाने का एक प्रोसेस है, FGD लगाने का एक प्रोसेस है। ये अकम्प्लिश किया जा सकता है इसके थ्रू एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स विच कैन एलिमिनेट अप टू 95% ऑफ द सल्फर। FGD को लगाने से, यानी कि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन को लगाने से, जो हवा में यानी कि जो प्रदूषण होता है और जो उसमें सल्फर होता है कोयले को जलाने से, वो कम से कम 95% कम हो सकता है। इंस्टॉलेशन ऑफ FGD इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लेकिन अब दिक्कत ये है कि जो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन है, FGD का जो प्रोसेस है इंस्टॉल करने का, वो टाइम कंज्यूमिंग है एंड टेक्स 36 to 42 मंथ्स, यानी करीब करीब आप मान सकते हैं कि करीब करीब 2.5-3 साल से 4 साल लग जाते हैं उसको इंस्टॉल करने में। विद 24 कोल बेस्ड पावर स्टेशंस, NTPC जो है भारत में अभी तक का सबसे बड़ा लार्जेस्ट थर्मल पावर जनरेटिंग कंपनी है, जो 48,000 मेगावाट से ज़्यादा की बिजली बनाता है। डिस्पाइट द पुश फॉर ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ पावर, भारत अभी भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कोयले पे, बिना कोयले के भारत की जो एनर्जी नीड्स हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पाएंगी। तो जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं अकाउंट्स फॉर 75% ऑफ द कंट्रीज टोटल पावर जनरेशन। नेक्स्ट आता है यूनियन मिनिस्टर का कहना ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने डेवलप करी है एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, जिससे कि हम समुद्री के पानी को पीने योग्य पानी बना सकते हैं। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च चल रही है। इज़राइल देश ने इस पर काफ़ी ज़्यादा तरक्की भी हासिल की है। उनका कहना यह है कि 3 डीसैलिनेशन प्लांट्स बनाए गए हैं बेस्ड ऑन द लो टेम्परेचर थर्मल डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी, और इसको कावाराती लक्षद्वीप में बनाया गया, कावाराती, अगाती और मिनिकॉय आइलैंड्स में, क्योंकि लक्षद्वीप के अंदर बहुत दिक्कत है। लक्षद्वीप चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो वहाँ पर उनको साफ़ पीने के पानी के लिए समुद्र के पानी को ही इस्तेमाल करना होगा कि समुद्र के पानी को वो शुद्ध मीठे पानी में कन्वर्ट कर पाएँ। ये इनका जो पावर प्लांट्स जो है, जैसे कि लो टेम्परेचर थर्मल डीसैलिनेशन, जो डीसैलिनेशन के जो प्लांट्स हैं, इनकी जो कैपेसिटी है वो है 1 लाख लीटर ऑफ पोर्टेबल वाटर पर डे। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज थ्रू इट्स ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने ये टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है।
नेक्स्ट आता है पे गैप की। अगर हम बात करें तो अभी हम पे गैप देख ही रहे हैं कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कम सैलरी मिलती है, शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा सैलरी मिलती है। फिर अभी हमने SC ST का देखा कि SC ST कम कमा पाते हैं सेम जगह पे, और वहाँ पे जो जनरल कैटेगरी का पर्सन होता है उसको ज़्यादा तनख्वाह मिल जाती है। और अब देखते हैं कि भारतीय विमेन, अगर हम बात करें तो भारतीय विमेन जो हैं वो कुछ कम पैसा कमा पा रही हैं। ऑन एन एवरेज 48% लेस पैसा कमा पाती हैं अपने मेल काउंटर पार्ट से, यानी उनके मेल को ज़्यादा मिलता है और फीमेल्स को कम मिल रहा है। सिंस देन द गैप डिक्लाइन टू 28%। वो अच्छी बात है कि पहले ही 48% तक हुआ करता था, घटकर 28% रह गया, लेकिन अभी भी है। पेंडेमिक रिवर्स डेकेड्स ऑफ प्रोग्रेस एज प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स अगर हम देखें PLFS 2020-21 से, वो पे गैप में 7% की बढ़ोतरी बता रहा है 2018-19 से लेकर 2020-21 में। नेक्स्ट आता है कि भारत ने ब्रोकन राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया है कि भारत में से जो ब्रोकन राइस है, टूटा हुआ चावल है, वो एक्सपोर्ट नहीं होगा। तो सेंटर ने इंस्टीट्यूट किया है एक बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ ब्रोकन राइस। उसने साथ साथ ये भी कहा है कि 20% ड्यूटी लगाई जाएगी राइस के हस्क में, सेमी मिल्ड या होल मिल्ड राइस में। द मेजर डू नॉट अफेक्ट एक्सपोर्ट ऑफ बासमती या पारबोल्ड राइस। तो जो पारबोल्ड राइस होता है, अध पका चावल होता है, और जो बासमती चावल है उसके ऊपर ये बंदिश नहीं है, लेकिन जो ब्रोकन राइस है उसके ऊपर ये बंदिश है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने मार्च 2020 में जो लॉन्च की गई थी स्कीम, कोरोना को देखते हुए, स्कीम में प्रोविज़न ये था कि 5 किलो राशन पर पर्सन हर महीने एक्स्ट्रा दिया जाएगा, जो उनको NFSA एक्ट के तहत मिलता है। उसके तहत जो मिलता है वो तो मिलेगा ही, साथ में एडिशनल 5 किलो चावल और मिलेगा। मार्च में इस स्कीम को और बढ़ा दिया गया और अब ये स्कीम सितंबर 2022 तक चली थी। फूड ग्रेन स्टॉक्स जैसे कि गेहूं का है, चावल है या पैडी है, FCI के सेंट्रल पूल में वो घट गया है 33.5% से। इस वजह से ये स्टेप लिया जा रहा है, क्योंकि ये कम हो गया है, यानी कि हमारे पास जो स्टॉक है वो कम हो गया है, इसलिए हमने एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है। कुछ प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स देख लेते हैं कि कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक MOU साइन करना, जो जुडिशियल कॉपरेशन है बिटवीन भारत का जो जुडिशियल सर्विस कमीशन है मालदीव्स का और जो भारत का है। फिर आता है गवर्नमेंट का कहना ये है कि काकरापार एटॉमिक प्लांट जो है महाराष्ट्र का, उसकी जो 3rd यूनिट है उसको वो काम करनी शुरू कर देगी कब, दिसंबर 2022 में। इंडिया एंड द UK साइन एन MOU। भारत ने और यूनाइटेड किंगडम ने एक MOU साइन किया है जिसमें कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं भारतीय बच्चों की, उनको बढ़ावा मिलेगा। MOU इस पे भी साइन किया गया है कि सी फेयरर्स जो हैं, यानी कि जो समुद्री लोग हैं, यानी कि जो समुद्र में काम करते हैं, समुद्र से ट्रैवल करते हैं, कि वो वहाँ पे काम कर सकें। UK में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ है जिससे कि भारतीय नर्सों को यूनाइटेड किंगडम में काम मिल सके। इंडिया एंड द UK साइन MOU ऑन म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ एकेडमिक क्वालिफिकेशन। UK ने और भारत ने ये भी साइन किया है कि अगर कोई UK का बच्चा भारत से डिग्री लेता है या भारत का बच्चा UK से डिग्री लेता है तो म्यूचुअल रिकॉग्निशन करेंगे हम, यानी कि उसकी डिग्री को हम मान्य रखेंगे, उसकी डिग्री को खारिज नहीं करेंगे। फिर आता है बीचेस विद ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। अगर हम देखें तो जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिलता है बीचेस को, यानी कि ये वो सर्टिफिकेट है जिससे पता चलता है कि जो बीच है वो बहुत ज़्यादा साफ़ है। जैसे कि इसमें सबसे पहले आता है शिवराजपुर की बात करें तो शिवराजपुर देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है, फिर घोगला दीव में है, फिर पादुबिद्री उडुपी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, कासरगोड कर्नाटका, कप्पड़ केरला, कोवलम तमिलनाडु, एडन पुडुचेरी, ऋषिकोंडा बीच ये आंध्र प्रदेश में है, फिर गोल्डनपुरी उड़ीसा में आता है, राधानगर, हैवलॉक और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में आता है। नेक्स्ट आता है कि भारत क्योंकि IPEF का जो ट्रेड प्लेयर था उसका मेंबर भी नहीं बना और RCEP का भी मेंबर नहीं बना, और भारत जो एग्रीमेंट्स हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं, वो अलग अलग कंट्रीज़ के साथ करता है। हम अभी तक IPEF या RCEP जो ग्रुपिंग्स हैं उसके मेंबर नहीं बन रहे। तो न्यू दिल्ली हैज़ मेड इट क्लियर दैट इट फेवर्स बायलेटरल एग्रीमेंट। तो इससे यही समझ में आता है कि भारत जो है बायलेटरल एग्रीमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहा है एज़ कंपैरिजन टू मल्टीलेटरल या प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट्स पे। फिर एक आता है मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। ये एक US लेड 11 मेंबर का ग्रुप है जो क्रिटिकल मिनरल्स की जो सप्लाई चेन है उस पर फोकस करता है। तीसरा, इंटरनेशनल इक्वल पे डे 18 सितंबर को मनाया गया, और जो काराकोरम हाईवे है वो खुंजेरा पास से पास होता है एंड फैसिलिटेट्स डायरेक्ट लिंकेजेस बिटवीन ऑक्यूपाइड कश्मीर टेरिटरी ऑन बोथ साइड्स इंक्लूडिंग द ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट ऑफ शक्शगम क्लेम्ड बाय इंडिया
और जो कि अब चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है। तो इसी के साथ करंट अफेयर्स कवर होते हैं गाइस। इसमें कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।